चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 4 अपन पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, और यहाँ कम्युनिकेशन के बारे में शुरुआत में इन्होंने एक्सप्लेन किया, कुछ डेफिनेशंस थी। फिर इसके बाद हम देख रहे थे बिजनेस कम्युनिकेशन एग्जैक्टली है क्या, और कुछ टॉपिक्स इसमें भी डिस्कस किए। फीचर्स देखे, 2 वे प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, सिर्फ फैक्ट्स नहीं बट आइडियाज़ और इमोशंस भी डिस्कस होते हैं, इट इज़ जस्ट मोर देन वर्ड्स, जेस्चर्स भी होते हैं, ऐसा पॉइंट्स थे। इनमें से कुछ आपको पूछना हो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा, कोई क्वेरी? कंप्लीट है पॉइंट्स? ठीक है, तो फिर अगले आंसर पे चलते हैं। वो 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, वो एक आंसर था, वहाँ से अपना टॉपिक पेंडिंग है। ये इजी आंसर अगेन ये भी। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बोला है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी का मतलब क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे बोला है द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर सो दैट द रिसिपिएंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर रियली वांट्स टू कम्युनिकेट। तो सामने वाला क्या बोलना चाहता है, बोलने वाला भी क्लियर होना चाहिए और समझने वाले को पता होना चाहिए कि किस टॉपिक पे बात हो रही है। ठीक है, वैसा सेंडर ऑलवेज डिजायर्स हाउ द रिसिपिएंट इंटरप्रेट्स द पर्टिकुलर मीनिंग व्हाइल यूजिंग द एग्जैक्ट सेम मीनिंग। फॉर दिस द सेंडर ऑट टू हेल्प टू मेक द पर्टिकुलर मीनिंग फ्री ऑफ एम्बिग्यूटी एंड ऑल्सो वेगनेस। सेंडर मतलब जो बात कर रहा है, जैसे मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज़ पे फोकस करना कि जो भी मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, जितनी सिंपल भाषा में आप तक वो बात पहुँचा सकूँ ना, वो मेरी प्रायोरिटी या मेरा इंटेंशन होना चाहिए। अब देखो, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज और मेरे नॉलेज में थोड़ा फ़र्क होगा, एक्सपीरियंस में फ़र्क होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने के बदले हैवी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, बातों को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, सिंपल वे में नहीं समझा रहा हूँ। तो क्या होगा, आपको ये तो पता चलेगा सर को बहुत कुछ आता है, बट यार समझाते क्या है पता ही नहीं चलता है, ऊपर से जाता है, इतने भारी भारी वर्ड्स बोलते हैं ना, रिलेट ही नहीं होता। तो आपको ये तो समझ आएगा कि इनको नॉलेज बहुत है बट हमें कुछ पता नहीं चल रहा। बट यही अगर मैं एकदम आपके लेवल पे आके सिंपल भाषा में बात समझाऊँ तो आपको क्या लगेगा, हाँ सर के लेक्चर में सब कुछ समझ आता है, बहुत ईजी वे में समझा देते हैं तो बात क्लियर हो जाती है। तो सेंडर ऑफ द मैसेज जो है ना, उसके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मुझे आपको एग्जैक्ट मीनिंग समझाने के लिए जितना सिंप्लीफाई कर सकूँ उतना अच्छा है। एम्बिग्यूटी और वेगनेस ये अवॉइड करने की बात हो रही है। एम्बिग्यूअस होने का मतलब होता है एक ही बात के एक से ज़्यादा मतलब निकलना, डबल मीनिंग बोल सकते हो आप, नॉट इन दैट सेंस, लेकिन एम्बिग्यूटी का मतलब कंफ्यूजिंग, कि जो मैंने बोला उसके एक से ज़्यादा मतलब निकल सकते हैं। अब आप किस सेंस में उसको लोगे आपको पता नहीं चलेगा, बोले इसका ये मतलब भी तो हो सकता है, वो मतलब भी तो हो सकता है, क्लियर नहीं किया। तो मुझे एम्बिग्यूटी से फ्री रखना चाहिए बातों को, उस तरफ लेके नहीं जाना चाहिए। वेग का मतलब होता है जिस चीज़ का कोई मीनिंग ना निकले, समथिंग विच डजेंट हैव अ मीनिंग, दैट इज कॉल्ड समथिंग विच इज वेग। ठीक है, एम्बिग्यूअस या फिर वेग। एम्बिग्यूअस का मतलब समथिंग विच इज अनसर्टन और कंफ्यूजिंग, वेग का मतलब है विच हैज़ नो मीनिंग, वैसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। जो भी बात कन्वे करूँ वो पूरी कन्वे करनी चाहिए। आधी अधूरी बातें करूँगा तो आपको बात समझ ही नहीं आएगी। कंप्लीटनेस का सिंपल मीनिंग यहाँ पे बोला कि भाई जो भी ऑडियंस है उसको कंप्लीट कम्युनिकेशन करो। आधी इन्फॉर्मेशन दोगे और आधी नहीं दोगे तो हमेशा उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अच्छा, ये कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए, बोला ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, बोले टेस्ट करा लो, चेकअप करा लो, टेस्ट की रिपोर्ट्स आई, उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई देखो अगर आपको क्योर होना है तो आपको इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके सर्जरी से ठीक होगा। बट सर्जरी में हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अब सर्जरी सक्सेसफुल होने के चांसेस मान लो 90% है, तो डॉक्टर आपको कन्वे करेंगे क्या 90% चांस है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सक्सेसफुल हो जाएगा। बट बहुत बार ऐसा होता है कि सर्जरी करने के बाद भी ठीक होगा या नहीं होगा पता नहीं, और उल्टा भी पड़ सकता है। वो बोल देते हैं कि हाई रिस्क है और 10% चांस है कि आप ठीक हो जाओगे, 90% चांस है कि प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। अब सोच लो, तो फिर आप सोचोगे कि यार अभी तो प्रॉब्लम है, 10% चांस में अगर नहीं हुआ तो और प्रॉब्लम हो गई तो इससे तो मैं जैसा हूँ ठीक हो गई, और रिस्क नहीं लेना। बट अगर डॉक्टर आपको ये बात बताते नहीं, बोला सर्जरी हो जाएगी, आपने बोला ठीक है फिर तो मैं ठीक हो जाऊँगा, बट ये नहीं बताया कि 90% रिस्क है, तो आधी इन्फॉर्मेशन देने से तो आपका नुकसान ही होने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होना नेसेसरी है। कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एंड एनहांसेस रेपुटेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर कॉस्ट सेविंग एज नो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग एंड नो एडिशनल कॉस्ट इज इनकर्ड इन कन्वेइंग एक्स्ट्रा मैसेज इफ द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। A complete communication always gives additional information.
आप जब पूरी बात बताओगे ना तो सामने वाले को कुछ एक्स्ट्रा ही समझ आएगा, कुछ कम नहीं कुछ ज़्यादा ही समझ आएगा, वैसा है। इट लीव्स नो क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ द रिसीवर। अब जब मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ा देता हूँ तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन नहीं बचता कि हाँ सारे पॉइंट तो समझा दिए, हाँ उसमें से कुछ नहीं समझ आया तो वापस पूछोगे, बट जब सारे पॉइंट समझ आ गए तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन नहीं बचता। आप जब जाओगे तो आपका माइंड क्लियर रहेगा कि हमको पूरा टॉपिक समझ में आए, सेटिस्फैक्शन लेवल अपने आप डेवलप हो जाता है। ये वैसी चीज़ है। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग। इम्प्लाइड सी बात है, जब मैं आपको पूरी बात बताऊंगा तो फैसला करने में आपके लिए आसानी होगी, ये पॉइंट है। इट परसुएट्स द ऑडियंस। परसुएट करने का मतलब है कन्विंस करना, टू कन्विंस, किसी को मनाना। परसुएट करना मीन्स टू कन्विंस। तो अगर मैं पूरी बात बताऊंगा ना तो आपके लिए मेरी बात से अग्री करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस। कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में समझाना। अच्छा, आपने ये चीज़ें ना एक्सपीरियंस की होगी शायद कभी, अपने जनरल कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप पे, आपके हुए फ्रेंड्स होंगे, बात करते होंगे, तो कितनी बार लोगों को आदत होती है लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं, है ना, बड़े बड़े पैराग्राफ। व्हाट्सएप पे इतना लिख देते हैं पर आंसर शीट में इतना नहीं लिखते, मतलब फिर इतना बड़ा पैराग्राफ। अच्छा, वो पैराग्राफ देख के आपकी पढ़ने की इच्छा होती है कि नहीं होती? बोले यार ये तो आराम से चप्पल ऊपर उतार दो, पलाती मार के बैठ जाओ, शांति से पढ़ते हैं, आधा घंटा तो इसका मैसेज पढ़ने में लगेगा, इतना टाइम कहाँ होता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कोई इतना लंबे मैसेज लिखता है ना, अपन उसको सामने फ़ोन घुमा देते हैं, भाई क्या बोल रहा था, फिर वो और चिढ़ रहा है, बोले इतना सारा लिख के भेजा, पढ़ा नहीं तूने? बोला नहीं पढ़ना इसलिए तेरे को फ़ोन किया, इतना सारा लिखने से अच्छा तो फ़ोन कर लेता, जितना तूने टाइप करने में टाइम लगाया उतने में तो अपनी बात हो जाती। फिर बोलेगा चल ठीक है बता देता हूँ, अब बात बहुत छोटी सी होगी, तो अपने बोलते हैं इतनी सी बात तू 2 लाइन में नहीं लिख सकता था, ये 2 पैराग्राफ लिख दिया, कौन पढ़ने बैठेगा? बात समझ आ रही? तो कंसाइज का मतलब शॉर्ट में, बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेच नहीं करना है, इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। ठीक है, इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। नेक्स्ट बोला है कि इसका फ़ायदा क्या है? बोला एक तो टाइम बचेगा, कॉस्ट बचेगा, मेन मैसेज जो है वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, शॉर्ट में बात कन्वे हो जाएगी, टाइम बचेगा। लिमिटेड वर्ड्स, मोर अपीलिंग। शॉर्ट मैसेज ज़्यादा अपीलिंग होता है। अपीलिंग का मतलब क्या, आपको पढ़ने का मन करता है, यार शॉर्ट में लिखा है चाहे 2 लाइन पढ़ लेते हैं, 2 पेज होंगे तो कौन पढ़ने बैठेगा? वैसे थियरी देख के अपने बोर हो जाते हैं, बोले इतना सारा कौन पढ़ेगा। अब मैं आपको ना पूरी 500 पेज की बुक दे दूँ तो देख के लगेगा यार ये तो ज़्यादा हो गया, पता नहीं हो पाएगा क्या नहीं। अब 10-20 पेज का पैम्फलेट दूंगा ना, चल इतना तो कर लेंगे, बट ऐसे 20-20 पेज करके 50 पैम्फलेट दे दूंगा ना, ज़्यादा पेज हो जाएंगे तो भी पढ़ लोगे, बट 500 पेज की बुक एक साथ दे दूंगा डर जाओगे। तो जितना शॉर्ट होता है उतना अपीलिंग होता है कि ये अपन पढ़ सकते हैं। वैसे इस सेंस में बोला इट इज़ मोर अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब पूरा कवर हो पाएगा। कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। रिपीटेटिव का मतलब एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, लोगों की बोलने में भी हैबिट होती है, एक बात को ना बार बार रिपीट करते हैं। अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ ना, घुमा फिरा के सेम बात बार बार बोल रहे हैं, अपन ने एक बार सुनी, चलो ठीक है बात समझ आ गई, दूसरी बार वो सेम बात बोल रहा है, तो बोले समझ आ गई बात, तो कितनी बार सेम बात रिपीट कर रहा है, तो इरिटेट हो जाते हैं अपन, यार एक बात एक बार बोलते मुझे क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो नॉन रिपीटेटिव मैसेज होगा तो अपने आप कट शॉर्ट हो जाएगा। सेम बात बार बार लिखोगे अपने आप कंटेंट की लेंथ बढ़ जाएगी। आप आंसर्स में करते हो ऐसा? जब कोई एग्जाम में लेंथ बनानी होती है अपने क्या करते हैं, यार पता है 4 मार्क्स में पूछा है, 2 पेज भरने हैं, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, फिर वही पॉइंट लिखा, फिर उसी को वापस घुमा के लिखा। अपने क्या करते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट, एक पैराग्राफ में एक पॉइंट में बात सेम ही लिखी है, तो एक ही पॉइंट को अपन 6 बार लिख के आते हैं। अब क्या चेकर को भी वही चाहिए यूनिवर्सिटी में और बोर्ड में, उनको लेंथ चाहिए, उनको क्वालिटी नहीं चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। आगे भी अपने एग्जीक्यूटिव में जाएंगे ना, यहाँ क्वालिटी चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए। आप पेज भर के आओगे, 2-2 पेज लिखते हैं ना, 0 मिलता है। मैंने चेक आंसर शीट्स देखी है, जब बच्चे RTI से और इंस्टीट्यूट से मंगवाते हैं ना, 2 पेज भर के आंसर लिखा है, लास्ट में बस इतना 0, टिक भी नहीं मारा है, उतना भी बॉल पेन भी वेस्ट नहीं करते उस पर रॉन्ग मारे। भाई पूछा क्या है, तुम लिख के आ रहे हो, जब रेलेवेंट ही नहीं है तो तुम 2 पेज भरोगे, 10 पेज, मजदूरी के कोई मार्क्स नहीं है। लेकिन वही कितनी बार क्या होता है ना कि एक पेज है अपना, बंदे ने इतना ही कवर किया है, फर्स्ट 1 साइड ओनली, लेकिन पॉइंट सारे उसके अंदर आ गए, तो 4 में से 3 मार्क्स दे दिए उसको सिर्फ इतना लिखने के। क्वालिटी बहुत मैटर करती है यहाँ पे, लेंथ का इशू नहीं, आप जो लिख रहे हो उसका मतलब सही निकलना चाहिए, बस वो प्रायोरिटी है। तो नॉन रिपीटेटिव होगा तो कंसाइज अपने आप हो जाएगा। फिर आ रहा है कॉन्क्रीटनेस। ठीक है,
कॉन्क्रीटनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर और क्लियर होना पड़ेगा। पर्टिकुलर मतलब टू द पॉइंट, और क्लियर मतलब विदाउट एनी कन्फ्यूजन। जितना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी भाषा से दिखेगा, सामने वाले को कॉन्फिडेंस आएगा, उसको लगेगा कि यार इतना क्लियर बात करता है, ये घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधा बोल दिया भाई ये होगा और ये नहीं होगा, इसके बाद आगे की कोई चर्चा ही नहीं होगी, तो समझ में आ जाता है कि भाई एकदम स्ट्रांगली बोला। दैट इज कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब समथिंग विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वैसा वर्ड है। इट इज़ सपोर्टेड विथ स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। एक है ना, डिबेट होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, ये गलत है वो सही है, तो सामने वाला भी आर्ग्यूमेंट करता है, अपन भी आर्ग्यूमेंट करते हैं। बट आप जब आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, आपने सामने वाले को बोला रुक जा, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो बात हवा में नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास डेटा है। अब जैसे मान लो अपनी बात हो रही है महंगाई के ऊपर कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। आपने बोला कहाँ बढ़ी इतनी महंगाई? मैं बोला देखो सब्जियों के दाम देखो कितने बढ़ गए। बोले नहीं यार ये तो सब चलता रहता है, कभी भी देखो महंगाई लगने ही वाली है, बट है नहीं। तो मैंने बोला रुक जाओ, मैं आपको प्रूव करता हूँ। तो मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बताया कि भाई देखो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ, 5 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, आज क्या है, ये सब कंपैरिजन बता रहा हूँ। जब मैं नंबर्स के साथ बात कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को कितनी बार झूठा बोलोगे? डेटा में दिख रहा है कि यार हाँ भाई इतनी महंगाई बढ़ी है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप उस चीज़ को अग्री करोगे और एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ, बिना नंबर्स के बात नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ द पॉइंट। वर्ड्स क्लियर होंगे तो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगा। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब गलत मतलब निकाल लेना किसी बात का। तो जितना मैं साफ बोलूँगा ना उतना आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं है। सिंपल, ठीक है, ये क्लियर हुआ कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है किसी की तरफ रिस्पेक्ट शो करना। पोलाइटनेस, जुडिशियस, रिफ्लेक्टिव, एंथुजियास्टिक, ये सब वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। कर्टसी का मतलब एक भाषा मेंटेन करना कि यार हम जिससे बात कर रहे हैं सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करो, उसको रिस्पेक्टफुल फील होना चाहिए। दैट इज़ द पॉइंट बिहाइंड कर्टसी। ये वैसा है। तो पोलाइटनेस, अब मैसेज पे लिखते हैं, मेल पे लिखते हैं, अभी अब डिपेंड करता है ना बात किससे कर रहे हो। आप सपोज अपने कोई फ्रेंड से बात कर रहे हो तो बात करने का टोन अलग होता है। अब यही कोई रिलेटिव को मैसेज कर रहे हो तो बात करने का टोन अलग होता है, ठीक है। आप फैमिली के ग्रुप में या घर में किसी को मैसेज कर रहे हो, पेरेंट्स को, तो फिर टोन अलग होता है। तो वो कर्टसी वाली बात आ जाती है, रिस्पेक्ट से बात करते हैं अपने, वैसा है, ठीक है। कर्टसी में कुछ बातें क्लियर की है। कर्टियस मैसेज हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। इट इम्प्लाइज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एज वेल एज फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर ऑफ द मैसेज। मतलब आप जब किसी से बात कर रहे हो ना तो उसको ध्यान में रख के उससे बात कर रहे हो। अच्छा ये होता भी है, बहुत लोग ना नेचर वाइज बहुत सेंसिटिव होते हैं। अब मेरा एक स्टूडेंट है, पुराना एग्जीक्यूटिव में, अब बाई डिफॉल्ट जस्ट नेचर का डिफरेंस है। अब वो कैसा है, बहुत सेंसिटिव नेचर का है। उसका अगर थोड़ा मजाक उड़ा दिया कभी, अब होता है बैच में हम भी होते हैं, बात करते हैं तो किसी का मस्ती मजाक कर लेते, तो इंटेंशन नहीं होता किसी को हर्ट करने का, बट मस्ती चल रही, कभी आप भी कुछ बोल देते हो तो मैं भी ऐसे जोक ले रहा हूँ, मैंने बोल दिया तो आप भी उसको हंसी मजाक में ले रहे हो, बट उसको 1-2 बार बोल दिया तो थोड़ा उसने दिल पे ले लिया और बुरा मान गया। फिर अगर सबके सामने उसका मजाक उड़ा दिया या उसको कुछ बोल दिया तो ऐसा रोने जैसा हो गया कि यार मेरे को ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। अब ऐसा कोई हो तो फिर क्या होता है, ध्यान रखना पड़ता है कि यार इसके साथ ये मस्ती नहीं कर सकते, बुरा मान जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी कोई दूसरा पर्सन है, वो कैसा है कि थोड़ा स्पोर्टी है कि चल भाई सर ने बोला तो मस्ती कर रहे हैं, उसने भी सामने कुछ बोल दिया तो मैंने मजाक में ले लिया। अब मुझे पता है कि मैं इसको कुछ ऐसा रूड बोल दूंगा या मजाक में बोल दूंगा तो वो उसको मजाक में लेगा, इसको बोलूंगा ना ये बेचारा मायूस हो जाएगा, इसके साथ मस्ती नहीं करनी। तो आप है ना जब भी कर्टसी से बात कर रहे हो तो आप सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान रख के फिर बोलते हो कि इसके सामने क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते। वो पॉइंट है, वो नेसेसरी है। पॉजिटिव तरीके से बात करना, फोकस तरीके से बात करना, ये कर्टसी वाले मैसेजेस की एक फीचर है। रिस्पेक्ट शो करना टुवर्ड्स द रिसीवर, जैसे अपन अपने बड़े या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल बायस्ड। कर्टियस मैसेज बायस नहीं है, भेदभाव नहीं कर रहे हम, समझ के बात कर रहे हैं कि भाई किससे कैसे बात की जाती है वैसे बात कर रहे हैं, वो चीज़ है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ग्रामर जो होता है सेंटेंस का वो सही होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे करेक्टनेस, सिंपल। और 7th पॉइंट लास्ट, कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। सामने वाले की तरफ से सोच के फिर बात करना, दैट इज स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ अदर्स। और ये चीज़ जो है काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि इतनी बार ऐसा होता है अपन अपने फ्लो में कुछ बोल जाते हैं, सामने वाले को बुरा लग जाता है, फिर इसको अपने को बोलता है बट यार तो उसका भी तो सोच, उसको कैसा लग रहा होगा, तूने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। फिर अपने दिमाग में आता है कि हाँ यार वो क्या सोच रहा होगा, किस मूड में आया होगा, क्या टेंशन में होगा और अपन ने ऐसा बोल दिया। तो हमेशा सामने वाले को दिमाग में रख के आप बात करोगे तो शायद और अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाएगा। इसलिए बोला कंसिडरेशन फॉर द रिसीवर। द इफेक्टिव कम्युनिकेशन मस्ट टेक द ऑडियंस इनटू कंसिडरेशन।
उनका व्यू पॉइंट, उनका बैकग्राउंड, उनका माइंडसेट, एजुकेशन लेवल, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप देखना जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं ना अपन यूट्यूब पे, कितनी बार कॉमेडियंस होते हैं, अब वो लोग लाइव शोज़ करने अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। अब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो सपोज़ अपने यहाँ पे सूरत में शो करने आ गया, ठीक है, तो उसके जोक में आपको दिखेगा वो यहाँ की लोकल बात भी करेगा। अब यहाँ पे कुछ लोचा फाफड़ा की बात कर देगा, ठीक है, कोई सूरत के किसी एरिया की बात कर देगा, यहाँ ट्रैफिक होता है, ये होता है, वो होता है, या सूरत के लोगों के बारे में जो बात फेमस है उसमें से कोई ना कोई जोक बना देगा। तो वो सुन के आपको तुरंत से रिलेट हो जाता है कि अच्छा हाँ ये हमारी बात कर रहा है, तो कनेक्ट हो जाता है। अब मान लो वो सूरत में शो कर रहा है और वो बातें ना सारी गुरुग्राम और नोएडा की कर रहा है, ठीक है, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, यूपी, ये सब जगह की बात कर रहा है। ऑडियंस को रिलेट ही नहीं होगा। अपन सूरत में रहते हैं, अपने यूपी में तो रहते नहीं, अपने को क्या मालूम वहाँ का लोकल कल्चर क्या है। तो वहीं के जोक यहाँ पे मारेगा ना तो पब्लिक बोर हो जाएगी क्योंकि समझ नहीं आया। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रिसीवर कौन है मैसेज का, उसका बैकग्राउंड, उसके व्यू पॉइंट, उसका माइंडसेट ध्यान में रख के आप बात करोगे ना तो उनको मजा आएगा। ये पॉइंट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आगे भी वही बोला है, ऑडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ ये भी बात ज़रूरी है। किसी को डिसरिस्पेक्ट करके आप बात करोगे तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, बोले यार कम से कम हमारी इज्जत तो रखो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो आप क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो ध्यान रखना पड़ता है। ऑडियंस की नीड्स के हिसाब से आप अपने वर्ड्स सिलेक्ट कर सकते हो, भाषा आपको क्या बोलनी है, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं वैसा। इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला, एम्फसाइज ऑन द यू अप्रोच। मैं बहुत डिटेल में आगे भी दूसरे चैप्टर में भी कवर करने वाला हूँ, अभी इसके साथ भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया देता हूँ क्योंकि अच्छा पॉइंट है। यू अप्रोच में ऐसा है, ये क्योंकि बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तो एक होता है सप्लायर, सप्लायर मतलब जो गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है, और दूसरा होता है कस्टमर। सप्लायर के लिए कस्टमर से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अपने ऐसे बात करते हैं ना कि यार कस्टमर इज़ द किंग, बायर इज़ द किंग। तो एज अ सप्लायर मेरे लिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम कस्टमर से बात करते हैं हमें ना यू वर्ड ज़्यादा यूज़ करना होता है। ऐसा बोला जाता है कि आई और वी और मी और माई सेल्फ, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको अवॉइड करना चाहिए। हमेशा यू, योर सेल्फ, सामने वाले की बात करनी चाहिए। तो आपको जैसे कंपनी से कोई मैसेज आता है या ईमेल आता है, एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने बोला आई एम ऑफरिंग यू 20% डिस्काउंट ऑन ऑल माई गुड्स, और एक होता है बोलने का तरीका कि यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन ऑल आर गुड्स। सुनने में कौन सा अच्छा लग रहा है एज अ कस्टमर, आई एम ऑफरिंग यू या यू कैन अवेल? यू कैन अवेल, बात सेम ही है ना। बट आई एम ऑफरिंग यू में थोड़ा एटीट्यूड जैसा लगता है, क्या मतलब मेहरबानी कर रहा है क्या डिस्काउंट देके, चाहिए तो 20% पैसे ज़्यादा ले ले, क्या समझ रखा है, डिसरिस्पेक्ट लगती है। मैं बोलता हूँ कि हमारे यहाँ पे ऑफर चल रहा है, आप आओ और आप ऑफर का फ़ायदा ले सकते हो। और एक होता है मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ, अरे तू कौन होता है डिस्काउंट देने वाला, तो रूड लगेगा ना। तो वो आई, वी और मी और वो जो वर्ड्स है ना उसको बोले इग्नोर करो, आप हमेशा यू सेंटर्ड अप्रोच यूज़ करो। तो ये अप्रोच ज़्यादा दिखनी चाहिए आपके शब्दों में। कोई भी कंपनी का ईमेल, एसएमएस आपको आता हो ना तो उसमें देखना वो लोग हमेशा इस अप्रोच को ज़्यादा फॉलो करते हैं कि भाई वी वर हैप्पी टू सर्व यू एज अ कस्टमर, थैंक यू फॉर चूजिंग अस टू प्रोवाइड यू बेटर सर्विसेज नेक्स्ट टाइम, ऐसा अप्रोच दिखता है। तो पोलाइटनेस भी आ जाती है और यू सेंटर्ड अप्रोच भी आ जाता है। एम्पथाइज विद द ऑडियंस, सामने वाले के इमोशंस को समझो। ऑप्टिमिज्म दिखाओ, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड कि सब अच्छा होगा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। और एक होता है पेसिमिज्म, पेसिमिज्म मतलब जो हर बार नेगेटिव बात करता है, बोले यार देखना इसमें भी यही होगा, उसमें भी वही होगा। एक होता है नहीं सब अच्छा होगा। तो वो जो अप्रोच होती है ना उसको ऑप्टिमिज्म बोलते हैं या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच बोलते हैं, कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना कि जो होगा लाइफ में सब अच्छा होगा। मीनिंग लिख के रखना, ऑप्टिमिज्म का मतलब है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, वैसा है। बोलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता, समझ आ रहा है? पॉजिटिव वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करो। देखो बोला ही है। नेक्स्ट, कुछ गाइडलाइंस दे रखी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो चीज़ हेल्प करती है। चूज़ द राइट मीन्स एंड मोड। इसका मतलब सिंपल ये है कि किसके साथ कैसे बात करनी है, कौन से रास्ते से बात करनी है, वो आपको सोच के सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे वो छोटी सी बात है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मैं आपको डेली शेड्यूल के लिए मैसेज भेजता हूँ। अब मैसेज से काम हो जाता है ना, व्हाट्सएप पे पढ़ लेते हो। मैं एकदम शॉर्ट में लिखता हूँ ना, टुमारो शेड्यूल 3 to 6, 2 to 6, आप समझ गए कि भाई इतने बजे आना है और ये बैच है। अब मैं हर रोज़ आपको फ़ोन करके बोलूँ तो डेली, तो बोले सर कॉल करने की क्या जरूरत है, मैसेज भी करोगे तो हम पढ़ लेंगे। अच्छा, मैसेज 2 लाइन में लिखा जा सकता है, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ भर भर के,
भाई टुमारो फॉर दिस दिस, कुछ भी पूरा सेंटेंस बना बना के, बोले इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है, एक लाइन में पता चल जाएगा। तो मैं आपको हर रोज़ कॉल करूँ, कोई नीड नहीं है। मैं बड़े बड़े मैसेजेस लिखूँ, कोई नीड नहीं है। अच्छा व्हाट्सएप के बदले मैं ईमेल कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर इतना क्या फॉर्मल के ईमेल करते हो, मेल कितनी बार चेक भी नहीं करते, व्हाट्सएप कर दो ना, सीधा सीधा मैसेज पे तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। तो चूज़ द राइट मीन्स एंड मोड कि कौन से रास्ते से मैसेज कन्वे करना ज़्यादा सिंपल और इफेक्टिव रहेगा, वैसे बोला है। और किससे बात कर रहे हो उस पर तो डिपेंड करता है। कितनी बार अपने किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल रहे, प्राइवेट रहे, तो उसके पर्सनल नंबर पे, पर्सनल ईमेल आईडी पे कर दिया। लेकिन अदरवाइज ऐसा ना हो तो उसके घर पे चिट्ठी भेज सकते हैं, कोई भी पढ़ ले चलेगा, वैसा भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स, कॉन्फिडेंशियलिटी, रिसोर्सेज अवेलेबल, सामने वाले के पास ईमेल आईडी है ही नहीं, ईमेल फैसिलिटी नहीं है, आप बोल रहे हैं मैं तो ईमेल ही करूँगा। अरे भाई मेल आईडी नहीं उसके पास, वो मोबाइल फ़ोन भी यूज़ नहीं करता है, एजेड पर्सन है, चिट्ठी लिख के भेज दे, मेल करने की क्या ज़रूरत है जब वो पढ़ेगा ही नहीं। तो वो सब आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, ओन योर मैसेजेस, जो बोला है उसकी जिम्मेदारी लेना सीखो। बात बोलने के बाद पीछे हट जाओगे, मैंने नहीं बोला, मेरा मतलब नहीं था, तो आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो बोला टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट यू से, और सोच समझ के बोलना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। ऑफर कंप्लीट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर अपन बात कर चुके हैं। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दोगे तो मिसकम्युनिकेशन होगा, तो थोड़ा रिपीटेशन आता है। फीडबैक ले लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फीडबैक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फीडबैक का मतलब क्या है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप कोई रेस्टोरेंट में गए और फैमिली डिनर पे गए, सबने खाना वाना खा लिया, अच्छा सा प्रीमियम रेस्टोरेंट है, बिल आया, बिल के साथ ना एक फीडबैक फॉर्म आता है, बॉल पेन दी होगी आपको, एक वो प्लेट दी होगी, उसके अंदर एक पेज होगा, कुछ नाम वाम भरना होता है, क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। अब जैसे ही वो आता है तो फिर होता है कि अब इसमें भरेगा कौन, घर में सब बैठे हैं, तो जो सबसे छोटा है घर में या जिसको घर वाले इज्जत नहीं देते कि ये तो फ्री बैठा होता है, उसको पकड़ा देते, तो अपने को दे दिया, बोले भरो। बोले यार एक तो भी खाना वाना खाया, अच्छी वाली नींद आ रही है, कुछ मीठा खाने चलते हैं, आइसक्रीम खाने चलते हैं, क्या पकड़ा दिया। और फिर वो पेपर पेन देख के तो गुस्सा चढ़ रहा होता है, बोले पूरा दिन जाके पढ़ाई करते हैं, फिर यहाँ पे भी यही पकड़ा दिया। बोले पढ़े लिखे ये फॉर्म नहीं भर सकते, अब घर के बड़े सब अपने को बोल रहे हैं, आंसर करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं अपने पास। अब वो फॉर्म के अंदर कुछ क्वेश्चन होते हैं कि भाई आपको या तो वो रेटिंग देना होता है 1 2 3 4 5 वाला, या फिर गुड है, क्या था, बैड था, वैसा करके। तो उसमें सवाल क्या पूछे होते हैं, ऐसे रैंडमली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या कुछ फ़ायदा होता है उसका, क्या क्वेश्चंस होते हैं जनरली ऐसे रेस्टोरेंट के फीडबैक फॉर्म में? कुछ एग्जांपल, खाना कैसा लगा, ये क्वेश्चन होता है, आपने एंजॉय किया कि नहीं, सर्विस कैसी लगी, और कुछ ध्यान में आ रहा हो, भरा तो होगा ही फॉर्म कभी ना कभी, ऐसा है ना, नहीं भरा तो और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं कुछ माइंड में, देखा है कभी फॉर्म ऐसा? खाने का पूछते हैं, सर्विस कैसी लगी, हमारा स्टाफ का बिहेवियर कैसा था, फिर आपको बोले एम्बियंस कैसा लगा, है ना, वो पूछते हैं। और बोले और कोई फीडबैक है आपका, ये भी पूछते हैं कि आपको कुछ नहीं अच्छा लगा तो बता सकते हो, हम क्या नया कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं। तो वो सवाल पूछ के जो जवाब आपसे मांग रहे हैं उससे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कहाँ गलती हो रही है और कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और या फिर उनकी बेस्ट चीज़ क्या है, वो पूछते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। तो वो भी तो आप कुछ ना कुछ लिखोगे, तो आपके आंसर के बेसिस पे वो लोग पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। अच्छा आपने नेगेटिव फीडबैक दिया कि बोले यार खाना अच्छा नहीं लगा, ठंडा था खाना, आपने इतना गर्म सर्व नहीं किया और टेस्ट भी ओके था, तो मैनेजर का रिएक्शन कैसा होता है, गुस्सा हो जाएगा या पोलाइटली बात करेगा? जैसे आपने ख़राब रिएक्शन दिया, बोले उठो यहाँ से निकलो, दोबारा मत आना, ख़राब खाना बनाते हम, ठंडा खाना बनाते हैं, कहीं और जाके खाओ, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या? वो फिर आप बोलोगे यार पूछा ही क्यों, जो सुनना नहीं था। तो भाई तूने पूछा ना खाना कैसा लगा, भाई ठंडा था, अच्छा नहीं लगा, भाई नहीं लगा तो नहीं लगा, गर्म करके लाना, तुझे ध्यान रखना चाहिए। तो फीडबैक को ना पॉजिटिवली लिया जाता है कि यार चलो कस्टमर बोल रहा है खाना ठंडा था, ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम कि उतना गर्म होना चाहिए कि उसको फ्रेश लगे, और वो अगर 5 मिनट लगा के खाना खा रहा है तो एकदम से ठंडा नहीं हो जाए। तो फीडबैक से हमें हमारी गलती पता चलेगी। अब अगर अपने एटीट्यूड में उस पर गुस्सा कर देंगे, कस्टमर तो चला जाएगा, लेकिन 4 लोगों को जाके बोलेगा कि एक तो खाना ठंडा होता है, टेस्ट अच्छा नहीं है, और मैनेजर एटीट्यूड दिखाता है, गलती नहीं मानता, मत जाना। और एक बार अगर आपने ऐसा बोल दिया ना, 4 लोग नहीं जाएंगे, नुकसान होगा। बट ये अगर वो अपनी गलती सुधार ले तो शायद बाकी लोगों को और बेटर सर्व कर पाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, सॉरी भी बोलते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, और बोले सर नेक्स्ट टाइम हम और बेटर सर्व करेंगे। फिर क्या होता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी ले आते हैं कि चलो आपको ऐसा, आपका मूड नहीं खराब होना चाहिए, फैमिली के साथ आए हो, डेजर्ट्स या आइसक्रीम हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री, कि एटलीस्ट अच्छे से खा पी के जाओ। तो वैसे कवर अप करना पड़ता है, वो चीज़ हो जाती है। मेरे साथ तो एक बार खतरनाक हुआ था, हम लोग कहीं रेस्टोरेंट में दमन गए थे, तो दमन में रिजॉर्ट में बैठे, तो खाना मंगाया, तो राइस मंगाए थे, बिरयानी मंगाई, वेज पुलाव मंगाया था, वेज बिरयानी थी। वो भाई ले आया चिकन बिरयानी। अब मैं खाता नहीं नॉनवेज,
अब टेबल पर आके रख दी। अब ऊपर से तो सेम दिख रही है, उसमें बिरयानी में कुछ फ़र्क नहीं जाएगी, वेज थी चिकन थी, चिकन वाले में चिकन के पीसीस थे, बाकी वेज वाली नॉर्मल थी। तो मंगवा तो लिया, अब ऊपर तो राइस पूरे कवर किए हुए हैं। अब जब खाने लगे ना तो अंदर देखा तो बोला ये तो चिकन बिरयानी लग रही है। अब उसको बुला के पूछा, अब बाजू वाले टेबल का सेम ऑर्डर था, तो साथ में उसने प्रिपरेशन क्या शेफ़ ने किया होगा, तो उसने उसकी भी चिकन बिरयानी बना दी, हमारी भी वही बना दी। तो उसको ध्यान नहीं रहा कि एक वेज है एक नॉन वेज है। अब ये चीज़ कैसी है कि मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था कि यार तूने टेबल पे चिकन रख दिया, मेरी प्लेट में आ गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे इतना इशू नहीं है, बट मैं खाता नहीं हूँ। तो उसने जब रखा वो चीज़ तो मैंने उसको बोला कि यार ये तो चिकन लग रहा है, तो बुलाया, बोला सर सॉरी वो बाजू वाले टेबल का था, साथ में बन रहा था, तो शेफ़ को कन्फ्यूजन हो गया। अब इसमें ऑप्शन क्या है, मतलब उसने तो गलती की है। अब डिपेंड करता है, अगर वो कस्टमर एकदम वेजिटेरियन या उस टाइप का होता है कि नॉन वेज मैं तो छूता भी नहीं हूँ, तो उस बेचारे की क्या हालत होती। अब मुझे उसमें वो एकदम डर गया कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बोला नहीं कोई बात नहीं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं खा लेता, तो ये तो मैंने देख लिया, तो पूरा राइस का मैं बाइट ले लेता, खा लेता, तो वो गलत हो जाता क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ। बोले सर एक्सट्रीमली सॉरी। फिर उसका मैनेजर भी आया, बोले नहीं सर वो एकदम अनइंटेंशनल था, मैं चेंज करा देता हूँ। तुरंत वो उठा के ले गया उसको कि मैं ज़्यादा देख देख के मेरा दिमाग ख़राब होगा, वो उठा के ले गया। बोले सर मैं और कुछ बनवा के लाता हूँ, इमीडिएटली अभी वेज वाला बन जाएगा, आप 5 मिनट दे दो। फिर एक आध चीज़ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री ले आया, तो वो कवर अप करने की ट्राई कर रहा है कि हमारी गलती हो गई और नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अब मैंने उसको फीडबैक दिया कि ये गलती हो गई, तो उसने उसमें पॉजिटिवली काम किया। स्टाफ को बोला कि भाई ध्यान रखना, वेज नॉन वेज वाला बहुत बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं खाता उसके टेबल पर नॉन वेज रख दो ना, वो एकदम भड़क जाएगा, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो फीडबैक से वो चीज़ें क्लियर हो जाती है और कुछ नहीं है, पॉजिटिवली लेना चाहिए। आप रिजॉर्ट में स्टे करने चले गए, अब रिजॉर्ट साफ़ सुथरा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं ना, ऑनलाइन उनके एप्लीकेशन पे फ़ोटो वोटो डाल देते हैं, तो इतना ख़राब रिजॉर्ट था, क्लीनलीनेस नहीं है, रूम गंदा है, बेडशीट ठीक नहीं की हुई है, ये वो। अब फीडबैक तो आपने गूगल पे डाल दिया, अब मैनेजर पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो सामने उस पर लिखेगा कि सर वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, अगर आपको ऐसा कुछ लगा तो आप नेक्स्ट टाइम आना, हम लोग इससे बेटर सर्विस देंगे आपको। अपन सोच रहे होते हैं यार एक बार पैसा लगा के ऐसे रिजॉर्ट में आए, अब तेरी सर्विस चेक करने के लिए वापस थोड़ी खर्चा करेंगे, बट वो तो रिक्वेस्ट ही करता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, आपको कुछ डिस्काउंट कूपन मेल कर देते हैं कि सर हमारी तरफ से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे इसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको 25% डिस्काउंट देंगे। अब शायद आप सोचोगे कि चलना 25% डिस्काउंट है, बोल भी रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है, ट्राई कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम बुकिंग करा के देखेंगे कैसा करता है, दैट डिपेंड्स। तो हो सकता है ऐसा, तो उसको पॉजिटिवली लेना ज़रूरी। नेक्स्ट पॉइंट, थिंक ऑफ द रिसिपिएंट, वापस रिपीट पॉइंट है, देखो ये है ना, सेम आंसर। तो ये अच्छा है, इसमें बीच बीच में ना रिपीटेशन आता रहता है, उतने टॉपिक अपने आगे निकल जाते हैं, लगता है कि चलो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, थोड़े पेजेस भी कवर हो जाते हैं और एज ए स्टूडेंट आपको अच्छा भी लगता है, तो मैंने जानबूझ के हटाया नहीं है। नेक्स्ट, वर्बल नॉन वर्बल कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब चीज़ों का आपस में रिलेटेड होना, कनेक्टेड होना, ठीक है, कनेक्शन, कनेक्टेड या फिर रिलेटेड होना, कॉन्ग्रुएंस सिंपल। ऐसे नए नए वर्ड्स आते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ, जितने भी ध्यान रह जाए ना उतना अच्छा। हाँ, जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट वर्ड्स एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट एक्शंस, दोनों का कॉम्बिनेशन। वर्बल का मतलब जहाँ पे शब्द यूज़ हो रहे हैं, वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इट मे बी ओरल, इट मे बी रिटन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वर्ड्स है तो वर्बल। नॉन वर्बल मतलब एक्शंस, इशारों से, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, एक्सप्रेशंस, जहाँ शब्दों का यूज़ नहीं हो रहा है, दैट इज़ नॉन वर्बल। बट हम देखते हैं वर्बल और नॉन वर्बल का जब कॉम्बिनेशन होता है तब बात बहुत अच्छे समझ में आती है, ठीक है। जैसे अपन बात कर भी रहे थे, अभी आप पढ़ रहे हो, आप मुझे देख भी रहे हो, आप ये वर्ड्स भी सुन रहे हो, तो शब्दों पे भी ध्यान दे रहे हो, मेरे एक्शंस पे भी ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा समझ आ रहा है। आँख बंद करके सुनते तो बात सुनाई तो देती, समझ भी आती, बट इतने अच्छे से नहीं जितना देखने से आ रही है, वैसा हो जाता। अपने अब कोई मूवी देख रहे हैं, अब मूवी स्क्रीन पे चल रही होती है, डायलॉग सुनाई दे रहे होते हैं, अगर आप आँख बंद कर दो तो भी डायलॉग तो सुनाई देंगे, बट डायलॉग से उतना क्लैरिटी आएगी कि क्या चल रहा है जितना देखने के साथ आती है, ठीक है। तो वर्बल नॉन वर्बल का कंपेरिजन जब होता है या कॉम्बिनेशन होता है, उससे फ़ायदा होता है वैसा, ठीक है। नेक्स्ट, रिपीट इफ़ नेसेसरी। हाँ, अच्छा पॉइंट है, रिपीट इफ़ नेसेसरी। पहले तो नेसेसरी हो तो, ये कब होता है आपके साथ, मैं आपको बताता हूँ। अब घर से आप निकल रहे हो, सपोज सुबह सुबह क्लास के लिए, कॉलेज के लिए, अब मम्मी की आदत होती है, देखो वो हाउसवाइफ है अगर, तो घर से बाहर जाते नहीं ज़्यादा टाइम, तो अब घर पे सामान तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो जो घर से बाहर जाता है उसको कुछ ना कुछ लिस्ट पकड़ा देता है। पापा जा रहे हैं, सुबह उनको बोल रखा होता है शाम को आओगे ये लेके आना, ठीक है। फिर आप जा रहे हो तो आप 2-4 घंटे में आ जाओगे, वो रात को आएंगे,
तो बोले यार ये सामान लेके आना। अब सुबह जैसे ही उठते हो ना, मम्मी के दिमाग में सुई अटकी हुई है, आज ये सामान मंगवाना है, दोपहर को चाहिए, दोपहर को चाहिए। तो सुबह उठते ही आपको पहले ही टोक दिया, आज जाएगी क्लास से आएगी तो ये लेके आना। आपने बोला ठीक है चलो, एक बार उन्होंने बोला, आपने सुन लिया। अब क्या होगा ना, आप उठ के रेडी हो गए, नाश्ता खा रहे हो, फिर वापस से वो याद रखना सामान लेके आना, मैंने मैसेज कर दिया, लिस्ट दे दी, ये चिट्ठी दे दी, ध्यान रखना। फिर आपने सोचा चलो ठीक है, एक बार और बोल दिया। अब उसके बाद रेडी हो रहे हो, फिर रूम में आकर तीसरी बार बोला। अब आपका थोड़ा ना जा रहा है, यार क्या सुबह से यार ये कब से ये लेके आना, वो लेके आना, 3 बार हो गया, आप गिन रहे हो, 3 बार बता दिया। अब जब जूते पहन के घर से बाहर निकल रहे हो, दरवाजे पे वापस मम्मी ने टोका, याद है ना मैंने बोला था। अब आप इरिटेट हो गए, गुस्सा कर दिया, बोले क्या बार बार एक ही बात, सुबह 4 बार बोल दिया आपने, इतना याद नहीं रहेगा, कितनी बार बोलते हो, एक बार बोला याद हो गया। अब गुस्सा करके निकलो आप, ठीक है, निकल तो गए, मम्मी को पता है कितना याद रहेगा आपको। अब आए, क्लास पे बैठे, बातें बातें की, दोस्तों के साथ पढ़ाई की, मस्ती की, इतना सब हुआ, दिमाग से निकल गया, घर पहुंच गए। अब पता है क्या होता है, घर में घुसते हैं ना, मम्मी का चेहरा देखते हैं ना, वो सामान की लिस्ट याद आ जाती है। हुआ कभी ऐसा? हाँ होता है, सबके साथ होता है। उनका मुंह देखते ही अरे यार ये सामान लाने के लिए बोला था। अब आपकी शक्ल पे 12 बज गए, वो देख के समझ गई सामान तो नहीं लाए। अब शुरू उनका चिल्लाना, बोले इसलिए तुम लोगों को ना 4-4 बार बोलना पड़ता है, होश तो रहता नहीं, अपनी धुन में रहते हो, या तो फिर क्या मोबाइल फ़ोन के पीछे पड़ जाते हैं, बोले जब देखो मोबाइल में लगे रहते हो, कहाँ ध्यान रहेगा तुम्हारा। अब अपने सोचा है ज़्यादा बोल के तो आ गए थे, होशियारी मार के, याद अपने को रहा नहीं, ठीक है। तो रिपीट करना अगर नेसेसरी है तो सामने वाले को बात रिलेट कराने के लिए बार बार बोलना चाहिए, नहीं ज़रूरी है तो नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वैसा होता है, बहुत बार तो मेरे साथ भी हुआ है, घर के दरवाजे पे आता हूँ ना, कि चाबी लगा रहा तो याद आता है, अरे यार यहीं तो बोला था सामान लाना है, कि वही सिचुएशन में वापस आते हैं ना, तो याद आ जाता है कि यहीं से बोल के भेजा था और नहीं लाया। तो मैं तो ना दरवाज़ा खोले बिना कितनी बार चुपचाप नीचे चला गया हूँ, कि पहले सामान लेके वापस आता हूँ ताकि डांट नहीं पड़े, वैसा होता है। तो वो चीज़ बड़ी कॉमन है, सबके साथ होती है, मेरे साथ तो काफ़ी बार होती है। कहीं ना कहीं काम में दिमाग होता है ना, भूल जाते हैं, और ये चलता रहता है। मतलब आपकी एज में क्या होता है ना, मम्मी से डांट पड़ती है, फिर हमारे जैसे केस में क्या होता है ना, वाइफ से डांट पड़ती है, देखो भी सही में बोल के भेजा होता है, लाए नहीं, और डांट खाने वाला काम तो चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट जज। हाँ ये तो आजकल कितनी बार वो सोशल मीडिया पे कोट आता है ना, जजमेंटल नहीं होना चाहिए अपने को। जज करने का मतलब किसी की बात सुने बिना, समझे बिना, पहले अजम्पशन ले लिया कि तो ऐसे ही बोल रहा होगा, इसका मतलब तो वही होगा, नेगेटिवली बात को ले लेना। अरे भाई पहले समझ तो लो क्या बोल रहा है सामने वाला। तो जज नहीं करना चाहिए, ये बोला हुआ है। अनफेवरेबल जजमेंट्स प्रोवोक रिएक्शंस एंड आर बेटर अवॉइडेड। प्रोवोक मतलब किसी को उकसाना, ठीक है, प्रोवोक का मतलब है किसी को उकसाना, उसको एनकरेज करना। मतलब आप किसी को गलत जज करोगे ना तो उसका रिएक्शन तुरंत मिलेगा, वो गुस्सा करेगा, तो बेटर है कि इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फैक्ट्स पे रिलाई करो। फैक्ट्स का मतलब जो सच है उस पर रिलाई करो, ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओपिनियंस ऑन द अदर हैंड आर सब्जेक्टिव। ओपिनियन का मतलब मुझे क्या लगता है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज ओपिनियन। सब्जेक्टिव का मतलब है आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन किसी सेम मैटर पे अलग अलग हो सकता है। वैसा है, मुझे लगता है कि ये सही है, आपको लगता है कि गलत है। बहुत सारे मैटर में ऐसा हो सकता है, डिबेटेबल। तो ओपिनियंस अलग चीज़ होती है, फैक्ट्स अलग चीज़ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट ईयर ना सब्जी 100 रुपये किलो थी, या दाल 100 रुपये किलो थी, आज 150 रुपये किलो है। डेटा पता चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो, एक साल में महंगाई 50% बढ़ गई है। अब ये फैक्ट है कि ओपिनियन है? फैक्ट है, 50% महंगाई एक साल में। तो आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे ओपिनियन में तो ये कोई महंगाई नहीं है। अरे भाई ये ओपिनियन की बात ही नहीं है, नंबर्स दिखा रहे हैं। 50% महंगाई एक साल में, कमाई बढ़ती है क्या 50%? नहीं, तो इसमें ओपिनियन की कोई बात नहीं है, दिस इज एक्चुअल डेटा। तो फैक्ट्स पे रिलाई करते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, ओपिनियन पे बात करते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, वैसा है। नेक्स्ट, अब एक टॉपिक आ रहा है जौहरी विंडो। ठीक है, थोड़ा टाइम पास टॉपिक है बट चलो ट्राई करते हैं, क्या है बता देता हूँ। जौहरी विंडो, अब ये जो नाम है वो कहाँ से आया, हो क्या रहा है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लो। ये दो लोगों का नाम है, जोसेफ और हैरी। एकदम फालतू टॉपिक है, मतलब बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे ये लोग और कुछ बना दिया। जोसेफ और हैरी नाम मिक्स करके बना दिया जौहरी। वो शादियों में आजकल हैशटैग नहीं चलता है, शादियों का सीज़न है, लड़का लड़की का नाम मिक्स करके ना कुछ हैशटैग बना देते हैं, फिर उसके दोस्त लोग शुरू हो जाते हैं 10 days to go हैशटैग करके, इसकी शादी उसकी शादी, वो चलता रहता है। अब बीच में ना बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा एक केस हुआ, ये इंस्टाग्राम पे ना किसी का यही चल रहा था, शादी वाला कुछ, तो लड़के का नाम था कुछ नमन और लड़की का नाम था पलक। मैं ऐसे दिमाग में आया, कुछ बैठे बैठे देख रहा था स्टोरी, तो मेरी कोई पुरानी स्टूडेंट है उसने कुछ डाल रखा था। मैंने बोला तुम लोगों ने इसका हैशटैग नहीं बनाया क्या? बोले सर क्या हैशटैग बनाओ?
बोला नमक बना दो, ठीक है, नमक पलक मिला के नमक बना दो तो फनी लगेगा। मैंने बोला बुरा मत मानना, मस्ती कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं तो मेरे फ्रेंड्स ही, ऐसा कुछ नहीं है। बोला उनको बोलो अगर हैशटैग नहीं बनाया तो बना लो। तो कुछ भी अजीब सा बन जाता है, कितनी बार कोई अच्छा बन जाता है, तो लोग हैशटैग बनाते हैं 2 नाम मिक्स करके। ये जोसेफ और हैरी ने भी ऐसे ही कुछ किया है। अब इनका आपस में क्या ऐसा रिलेशन है वो नहीं पता, लेकिन हैशटैग जैसा ही काम इन्होंने किया है। जौहरी विंडो, अब जौहरी विंडो में ना इन्होंने क्या बोला, कुछ एडजेक्टिव्स हैं, 55 एडजेक्टिव्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, है ना, सब एकदम कॉमन वर्ड्स हैं। इन 55 वर्ड्स को इन्होंने एक लिस्ट में डाल दिया और बोला कि जौहरी विंडो में ये सारे वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं। अब क्यों यूज़ होंगे, इसके अलावा बाकी एडजेक्टिव्स क्यों यूज़ नहीं होंगे, कुछ नहीं, बिना सर पैर का टॉपिक है तो ये याद नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है, आप इसको जानने दो। सिर्फ मेन बात समझो जो कंसेप्चुअल है, क्योंकि वो लर्न करके कोई मीनिंग नहीं बनता है। ये जौहरी विंडो मतलब देखो ये रही इनकी विंडो, ठीक है, ये विंडो बना दी। इसमें आपको ये 4 विंडोज़ दिख रही है, बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, मतलब अपने पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, उस इन्फॉर्मेशन को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा। कैटेगरी के नाम है देखो, एरिना, ब्लाइंड स्पॉट, फेसेड और अननोन, 4 स्पॉट्स है। इन्होंने ऐसा बोला, एरिना में हम उस इन्फॉर्मेशन को रखेंगे जो इन्फॉर्मेशन सबके पास है, ओपन इन्फॉर्मेशन है, इसको बोलते हैं नोन टू सेल्फ, और बोला नोन टू अदर्स। जैसे एक रूम में हम सब बैठे हैं, ठीक, आप सब बैठे हो, मैं रूम में एंटर हुआ और मैंने बोला आज की न्यूज़ देखी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, सपोज़ कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो बोला न्यूज़ देखी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बोला हाँ सर हमने देखी, ये था वो था। अब आप सब जितने लोग रूम में बैठे हो ना, यू ऑल नो अबाउट दिस इंसिडेंट, तो नोन टू अदर्स, मतलब कमरे में जब मैं आया तो सबको ये बात पता थी, और नोन टू सेल्फ मुझे भी एक बात पता थी। तो जब इस बात पे डिस्कशन हो रही है तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है विच इज़ नोन टू मी ऑल्सो एंड नोन टू यू ऑल्सो। तो इस इन्फॉर्मेशन को इस ब्रैकेट में प्लेस करेंगे जिस ब्रैकेट का नाम है एरिना। ये जौहरी विंडो वालों ने नाम दिया एरिना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इस बॉक्स की बात करते हैं। इसमें इन्होंने बोला नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स। एग्जाम्पल देता हूँ तो समझ आएगा क्या बोल रहे हैं। अब जैसे आप सब यहाँ पे बैठे हो, कितनी बार अपने दोस्तों में ऐसा होता है, अब सपोज आप 8-10 लोगों का ना ग्रुप है फ्रेंड्स का, तो आप लोगों का आज कुछ गेट टुगेदर डिसाइड हुआ है कि अपने किसी कैफ़े में या किसी घर पे बैठेंगे, मिलेंगे। तो टाइम डिसाइड हुआ शाम के 5 बजे का, तो मैं भी आपके ग्रुप में हूँ, आप सब लोग आ चुके हो और मैं सबसे लेट आया। अब जब सब लोग आ गए तो कुछ ना कुछ बातें शुरू हो गई होंगी, तो किसी एक टॉपिक पे कुछ गॉसिप चल रही है और आप सब लोग उसी टॉपिक पे बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या बात है, मैं आधा घंटा लेट आया। अब जब मैं एंटर हुआ ना तो आप सबकी बातें चल रही है, आपने हाय हेलो किया, आप इन बातों में लग गए। अब मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या चल रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, अरे क्या बात हो रही हो तो बताओ। अब आप सब लोग ना जानबूझ के मेरी खिंचाई कर रहे हो क्योंकि मैं लेट आया हूँ। बोला चलती ट्रेन में मत चढ़, टाइम पे आना चाहिए अगर बात सुननी है तो, अभी बीच में क्यों पूछ रहा है। मैंने तो यार मैं क्या करूँगा, बैठे बैठे बोर हूँगा, बात तो बताओ मुझे क्या चल रही है तो मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। अभी चुपचाप बैठ साइड पर, 10 मिनट बाद बताएंगे, आधा घंटा लेट आया ना, 15 मिनट और बैठा, अभी तेरे को नहीं बताएंगे, अब इसको कोई नहीं बताया क्या बात चल रही है, तो इसको सोचने दो, गैस करने दो उसको। अब ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में देखो मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है बट आप सबको पता है, तो इसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। मेरे लिए, मेरी तरफ से तो ब्लाइंड स्पॉट है ना, मुझे मालूम ही नहीं क्या बात हो रही है। अब 10-15 मिनट आप लोगों ने मेरी खिंचाई की, उसके बाद आप लोगों ने मुझे बता दिया कि क्या बात हो रही है, पूरा मैटर बता दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन ब्लाइंड स्पॉट रही या एरिना हो गई, बात समझ आए, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो गया वैसा है। तो ये सब बातें जौहरी विंडो में हो रही है जो एकदम टाइम पास है। ये नहीं भी बनाते ना तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, अननेसेसरी टॉपिक क्रिएट किया वैसा है, तो मैं इसलिए इसको एक जनरल नॉलेज की तरह पढ़ाता हूँ और कुछ नहीं। तीसरा पॉइंट देखो, नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू अदर्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ना अभी फेसेट ब्लाइंड स्पॉट में आप मेरे मज़े ले रहे थे, फेसेट में उल्टा होगा। अब आप सब रूम में बैठे हो, कोई टॉपिक है जिसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, तो मैंने आके बोला किसी को मालूम है, आपने बोला नहीं सर। कोई जैसे मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक नया है आपके लिए, अब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या पता आर्टिकल 19 में क्या होता है। मैंने आके पूछा आर्टिकल 19 मालूम है किसी को, एकदम साइलेंस। फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, फिर सोच रहे हैं सर मेरे को ना पूछ ले, मुझे तो आता ही नहीं है, बट मुझे तो पता है क्या है। तो अब रूम में सिर्फ मैं हूँ जिसको मालूम है कि भाई टॉपिक क्या है, बट आप में से किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, फेसेट। मैंने 2-5 मिनट आपसे पूछा, आपको बोला सोच के बताओ, याद करके बताओ, किसी को नहीं पता। बट जब मैंने आपको पूरा आर्टिकल 19 समझा दिया, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शिफ्ट होगी, अब मुझे भी पता है, आपको भी पता है। आई बात समझ में, ये कंडीशन है। और लास्ट अननोन, नॉट नोन टू सेल्फ नॉट नोन टू अदर्स, ना आपको पता है ना मुझे। अब ये कोई भी टॉपिक हो सकता है,
अब सपोज ऐसा है, अपने बात कर रहे हैं, एक जनरल डिस्कशन चल रही है, बोले यार कोका कोला आती है, कोका कोला, कोका कोला बनती कैसे, इसका फॉर्मूला, बोले अपन किसी को पता है क्या? मैंने ऐसी जनरल सवाल पूछ लिया, आप सबने बोला नहीं सर हमको नहीं पता कैसे बनती है, आपको पता है? मैं बोला मुझे भी नहीं पता, ढूंढ के बताना, कल देखो कुछ मिलता है तो। अब जिस टॉपिक पे डिस्कशन चल रही है उसकी नॉलेज किसी को नहीं है पूरे रूम में, ना मुझे ना आपको, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज अननोन, ठीक है, नॉट नोन टू सेल्फ, नॉट नोन टू अदर्स। कोई फॉर्मूला ढूंढ के ले आया कल और उसने सबको बता दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली एरिना में भी शिफ्ट हो सकती है, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है। बोलो कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आ रहा तो बोलो। क्लियर? जौहरी विंडो यहाँ पे कंप्लीट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल, देखें और क्या टॉपिक है। ऐसे तो सिंपल है टॉपिक भी, इंटरनल एक्सटर्नल ज़्यादा है नहीं, कम्युनिकेशन का फ्लो, ठीक है, एक पेज का आंसर है। चलो तो ऑर्डर में ही चलते हैं, ज़्यादा इधर उधर करके कुछ मतलब नहीं है, सिंपल टॉपिक है और पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं जाना है, तो आपको जल्दी रिलेट होगा। इंटरनल कम्युनिकेशन, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर। अब कंपनी के अंदर कौन होता है? स्टाफ होता है, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर्स या फिर सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, ठीक है, वो सब होंगे। तो इन लोगों के बीच में इंटरनली जो भी बातें हो रही है उसको बोलेंगे इंटरनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बाहर के किसी इंसान से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। बोला है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल टू ग्रुप हो सकता है, ग्रुप टू इंडिविजुअल हो सकता है, डिपार्टमेंट्स के बीच में हो सकता है, एनीथिंग कॉमन है ये, ठीक है, ये बात है। तो टोन जो है ऐसी बातों का जनरली इनफॉर्मल होता है, ये MCQ वाली लाइन है। मोस्ट ऑफ द इंटरनल कम्युनिकेशन इज इन द ओरल फॉर्म एंड द टोन इज जनरली इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल बात कर सकते हैं जनरल भाषा में। अब कंपनी में आप दो लोग कलीग जो साथ में काम करते हो तो आपस में बातें कर रहे हो तो आपका टोन इनफॉर्मल होगा ना, दोस्तों की तरह बात कर रहे होगे, वैसा वो चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जैसे पर्सनल लेवल पे बात हो रही है वही हो गया, जैसे मैंने बताया। एक एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड है, सुना आपने कभी वर्ड ग्रेप वाइन? कम्युनिकेशन में ये वर्ड काफ़ी कॉमन है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदे से दूसरे बंदे तक पास ऑन होती जाती है। बहुत बार ये गॉसिप भी होती है, ठीक है। ग्रेप वाइन जो है वो गॉसिप भी हो सकती है, मतलब ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। ग्रेप वाइन सुनी सुनाई बातें, मुझे इसने बताया, तो पता है क्या हुआ आज, ऐसे करके जो बात शुरू होती है ना, ठीक है, पता है क्या हुआ, तो फिर वो जो होता है ना वो ग्रेप वाइन वाली बात है, ठीक है, वैसा है। तो दिस इज़ अ सिचुएशन, और ये गॉसिप के फॉर्म में भी हो सकती है। अब क्या होता है इसमें, एक ड्रॉबैक तो काफ़ी सारे हैं। मतलब सपोज़ मैंने आपको कुछ बोला, कोई बात बताई, आपसे शेयर की कंपनी में विद इन द ऑफिस, अब आपने वो बात किसी और को बताई, मैंने बोला किसी को बोलना मत। अब ये सबसे ख़राब स्टेटमेंट रिस्की है। किसी को ये बोल के कुछ बात बताओ, किसी को बताना मत, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि नो किसी को तो बोलना है, इसने ना बोली तो पहले बोलना है। अगर मैंने आपको बात जनरली बोल दी होती ना तो शायद आप 4 लोगों को नहीं बोलते, लेकिन मैंने आपको बोल दिया किसी को बताना मत, तो आपकी इच्छा हो रही है मैं किसी को बताऊँ, तो जो आपके सबसे क्लोज होगा ना फिर आप उसको बताओगे, फिर उसको बोलोगे देख मैं बात बता रहा हूँ, नहीं किसी को बोलना मत। आपने भी सेम बोला, अब उसके मन में भी सेम प्रॉब्लम, यार बोल रहा है किसी को, तो किसी को बोलना पड़ेगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम और है, ह्यूमन नेचर की बात है। मैंने आपको जो बात जिस टोन में बोली, जिन वर्ड्स के थ्रू बोली, क्या वही मैसेज सामने वाले को सेम भाषा में कम्युनिकेट करते हो? थोड़ा चेंज हो ही जाता है अनइंटेंशनली, आपका इंटेंशन नहीं होगा, बट बोलने का तरीका, आप कोई वर्ड रिप्लेस कर दोगे या थोड़ा पोलाइटली बोल दोगे या थोड़ा स्ट्रिक्टली बोल दोगे, बट टोन वोन में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। फिर वो आगे बोलेगा ना तो भी थोड़ा बहुत चेंज कर देगा। अब उसको मिर्च मसाला लगाना बोलो आप, या सिंप्लीफाई करना बोलो, कुछ भी हो सकता है, बट इससे मिसकम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि बोली हुई बात एग्जैक्ट कोई रिपीट नहीं करता, थोड़ा मॉडिफाई करके बोलता है। अब जितने लोगों तक वो मैसेज जाता है उतनी बात बदल जाती है, वो बात घूम के वापस आती है ना, बोले मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, ये कौन बोल रहा है? बोले नहीं हमको तो पता चला आपने बोला। बोला मैंने किसको बोला? बोले आपने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, उसने इसको बताया, अब बात पता चली। भाई मैंने ऐसा नहीं बोला था, कहाँ से किसने बात चेंज कर दी मुझे नहीं मालूम। तो ग्रेप वाइन में नया प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आज के ज़माने में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया टेक्नोलॉजी के थ्रू, अपन आजकल स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं। पहले क्या होता था, अरे यार उसका फ़ोन आया था वो ऐसा बोल रहा था, अब यार बात चेंज हो गई। आजकल क्या मैसेज आता है, सीधा स्क्रीनशॉट लिया, देख
खत्म। तो स्क्रीनशॉट बड़ा डेंजरस भी है, क्योंकि आप है ना किसी के बारे में कुछ लिख रहे हो ना, उसने वही स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया ना, काम खत्म हो गया। तो बड़ी खराब है टेक्नोलॉजी की वजह से सिचुएशन, बट क्लैरिटी भी हो जाती है। अब क्या, स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया, मैंने देख भाई उसने ये लिखा है, अब इसमें एक वर्ड भी इधर का उधर नहीं हो पाएगा, जो है वो आपके सामने। तो ट्रांसपेरेंसी है, बट कभी कभी ओवर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है। आप मैसेज पे किसी के बारे में ना उल्टा सीधा बोल रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो, दोस्तों में भी हो सकता है, या किसी थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकता है कि आपने किसी के बारे में नेगेटिव बोल दिया, यार तो ऐसा ही है, वैसे ही इसने तो ऐसा किया था, उसने स्क्रीनशॉट लेके आगे भेज दिया। अब वो स्क्रीनशॉट वो बंदे तक पहुंच चुका है जिसकी बात हो रही थी। अब आप गए, बोले देख तू, अब आप ये भी नहीं बोल सकते मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैं तेरा स्क्रीनशॉट दिख रहा है, चैट है पूरी, अब क्या तू ना बोलेगा, तो सोच समझ के लिखना पड़ता है, ये भी प्रॉब्लम है। दैट इज अ ग्रेप माइंड। नेक्स्ट, विजुअल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, देखें एक बार, ये तो चलेगा, ऑब्वियस है। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब, जहाँ अब जैसे ये है, दिस इज विजुअल, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ ना, तो फर्क पड़ता है ना उससे, तो क्लैरिटी आ जाती है। विजुअल, मल्टीमीडिया, इमेज, पीपीटी, पीडीएफ, जेपीजी, कुछ भी हो सकता है। रिटर्न कम्युनिकेशन के क्या क्या मोड्स हैं ये बता दिया, आपको पता ही है, मेमो, रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, ये सब जो डॉक्यूमेंट्स के नाम है ना, ये अपन ना चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं नहीं जाऊँगा डेप्थ में, वो कंफ्यूजिंग लगेगा। ये सब मेमो क्या होता है, रिपोर्ट क्या होती है, ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, न्यूज़ लेटर क्या होता है, ये सब कुछ चैप्टर नंबर 6 में सैम्पल के साथ है। तो अभी उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे। रेडियो भी तो है ओरल कम्युनिकेशन के लिए, फ़ोन भी तो है, ये सब आपको पता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का मतलब, हम आउटसाइडर के साथ बात कर रहे हैं, कंपनी के विद इन नहीं, कंपनी के बाहर। अब इसमें कौन लोग हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स, सप्लायर्स, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर एजेंसीज वाले, गवर्नमेंट, पब्लिक, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी बॉडी में कौन कौन आ सकता है, जो एंटिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। जैसे अपन कंपनी लॉ पढ़ रहे थे ना, तो उसमें MCA, ROC, स्टॉक मार्केट में सेबी, RBI, ये सब कौन है, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज़ है। तो इनके साथ कम्युनिकेशन, बाकी अथॉरिटीज़ का कम्युनिकेशन, अथॉरिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, कोई भी आ सकता है। तो इन सब के साथ बात करोगे तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएगा। और इसमें क्या चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये आंसर अपना यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन का फ्लो। ये भी एक बहुत इजी आंसर है, जिसमें वर्ड टू वर्ड नहीं जाना होता, आपको सिर्फ टाइटल से समझ आ जाएगा। तो समझा देता हूँ, पढ़ के आना, फिर लैंग्वेज में डाउट होंगे तो डिस्कस करवा दूंगा, उसमें इशू नहीं है। देख लो, इंफॉर्मेशन के फ्लो की बात हो रही है। सबसे पहले बोला डाउनवर्ड फ्लो। डाउनवर्ड फ्लो में ऐसा है, कंपनी का जो सीनियर है वो अपने जूनियर को कुछ मैसेज दे रहा है, भाई आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो ये फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड। सिंपल। रिवर्स भी हो सकता है, इसने कुछ फीडबैक दिया हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम, उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड फ्लो। ठीक है, बड़ा इजी आंसर है, डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो। सेकेंड आंसर वही है, इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है। डायगनल फ्लो, मैथ्स में नया टर्म आता है डायगनल, याद करवाता हूँ। ये एक रेक्टेंगल है, ये जो दो पॉइंट्स हैं ना, जैसे A, B, C और D, ये दो पॉइंट्स को जो जोड़ते हैं, ये जो लाइन बनती है ना, इसको बोलते हैं डायगनल। दो अपोजिट एंड्स को जोड़ने वाली लाइन, ये भी डायगनल है। ठीक है, तो डायगनल फ्लो का मतलब कुछ ऐसे ही है। ये टीम है, टीम A, और ये भी एक टीम है, टीम B। टीम A का स्टाफ है ये, और टीम B का स्टाफ है ये, मेंबर्स है। ये मैनेजर है टीम A का, ये मैनेजर है टीम B का। अब ये दोनों टीम्स एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रही है। ठीक है, वैसा है। तो A का मैनेजर B के स्टाफ को भी तो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि आपको ये काम करना है और आपको ये काम नहीं करना है, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे हैं। B वाला भी तो सेम चीज़ कर सकता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जब फ्लो होती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, डायगोनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सिंपल। ठीक है, वैसा है। और लास्ट में हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती, तो एक है टीम A और एक है टीम B, ये दोनों के मैनेजर्स, दोनों अलग अलग टीम के मैनेजर हैं। तो दोनों मैनेजर तो सेम लेवल पे होंगे ना, जूनियर सीनियर तो होंगे नहीं। तो अगर ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं
कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल फ्लो। ठीक है, ये ध्यान रखना है ऐसा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, कुछ कन्फ्यूजन, क्लियर हो रहे सारे पॉइंट्स? ठीक है, तो बस इतना रखते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वाला आंसर है नेक्स्ट, ईजी है वो भी, लेकिन वो कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ नहीं समझ आया, पूछना है तो बताओ यहाँ तक। डन, कंप्लीट, ओके।